नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देखना मेरी विशेष पेशकश। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भी किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद ये बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी, खत्म नहीं हुआ है। यानी कि जब तक दुश्मन के ठिकाने, क्योंकि दुश्मन यहाँ पे आतंक और उसके जो आका है उन्हें खत्म करने का जो अभियान शुरू किया सरकार ने, हमारी डिफेंस ने, वो पूरी तरह से तबाह करने के बाद ही ऑपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे, ये मानना है गवर्नमेंट का, हमारे डिफेंस सिस्टम का। लेकिन एक बड़ी और नापाक करतूत करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 15 एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें से राजस्थान भी है। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम थे जिन्हें इस तरह की कोशिश की गई। लेकिन हमारे यहाँ से पूरी तरह से माकूल जवाब दिया गया, और जवाब ही नहीं दिया गया, पूरे डिफेंस सिस्टम को लाहौर में तबाह कर दिया गया है। और इसके क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, क्या हो सकती हैं। हमारे साथ लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एयर कॉमोडोर चंद्रमौली जी जुड़े हुए थे, और हमारे साथ अभी ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जुड़ेंगे। चंद्रमौली साहब, आपने एक दिन पहले कहा था कि देखिए, हमने उनके जो ठिकाने हैं आतंकियों के, उन्हें तबाह किया, क्योंकि वो भी वहां के सरकार का एक सिस्टम बने हुए हैं और उसका बदला लिया जा सकता है सेना के माध्यम से, क्योंकि सेना और वो एक दूसरे पे डिपेंड है दूसरी जगह दहशत फैलाने के लिए, तो कार्रवाई कर सकते हैं। ये कार्रवाई का उसी का एक हिस्सा मान के चलें कि उन्होंने हिंदुस्तान के 15 स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की गई। जी हाँ, जय हिंद। मैंने आपको क्लियर कट कल बताया था कि पाकिस्तान के पास में 3 ऑप्शंस हैं। या तो वो हवाई जहाज से हम पे अटैक कर सकता है, जो गलती नहीं करेगा क्योंकि बालाकोट के बाद में F-16 उसने घुमाया है, तो वो नहीं करेगा। दूसरी चीज सेफ है कि घर बैठे बैठे मिसाइल लॉन्च कर दो। हमने भी इधर से अपने मिसाइल लॉन्च किए अपनी साइड से, उसके पास कैपेबिलिटी है, पूरे हिंदुस्तान को कवर कर सकता है, उसने हमने मिसाइल लॉन्च किया। और थर्ड, मैंने कहा था कि वो अपने स्लीपर सेल से अपनी छोटे मोटे छुटपुट हरकत कर सकता है। अब उसने सेकंड ऑप्शन, मैंने आप जो कॉल बताया था, उसको उसने लिया है। उसने अपने मिसाइल उसने दागे हैं और मिलिट्री टारगेट के ऊपर दागे हैं। जिस तरह से आपने नाम लिया है, अखबारों में आ रखा है, न्यूज में आ रखा है, कहाँ कहाँ वो एम किया। सी, जब मिसाइल लॉन्च होता है तो हमें पता लग जाता है ट्रेजेक्टरी से कि वो कहाँ जाएगा। और जब वो ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जा रहा होता है, उससे डायरेक्शन पता लगती है, और जैसे ही वो उसका मुंह नीचे करता है किसी पर अटैक करने के लिए, हमको पता लग जाए एग्जैक्टली कहाँ गिरने वाला मिसाइल है। तो वो जैसे इजराइल क्या करता है, उसके पास वो पता कर लेता है, अगर वो सही जगह गिरने वाला है तब तो उसको मार के गिरा देते हैं, नहीं तो उसको वेस्ट नहीं करते हैं, उसको खेत में गिर रहा होता गिरने देते हैं। तो हमने खैर इतना नहीं किया है। तो हमने जब 15 टारगेट पे उसने मिसाइल दागे, बिल्कुल सही किया उसने, उसको करना चाहिए, उसके भी ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन हमारे सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो हमने लिया हुआ है, वो बहुत ही प्रबल, बहुत ही एक्यूरेट, और बिल्कुल दुश्मन के हर तरह की चीज को मार के, जैसे हवाई जहाज जो है मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है, उसका भी यूज हुआ है। इसके अलावा हमारा पास में कई तरह के शॉर्ट एंड मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल है। अब इन सब का प्रयोग हुआ है, और आप देखेंगे कि अमृतसर का एक वीडियो बार बार आ रहा है, तो ये रात को हुआ है, ये दिन को भी हो सकता था। तो ये जो मिसाइल वहां से आ रहे थे, हमारे सक्षम एयर डिफेंस ने इनको वहीं पे हवा में ही मार गिराया है। और एक भी मिसाइल आपने रिपोर्ट नहीं किया होगा कि हिंदुस्तान भारत की सीमा में आके गिरा हुआ है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की है कि हम तो तेरे उधर घुस गए, अब तू घुस के बता दे, तो वो घुस नहीं पाया इसके अंदर। सो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सेना का बहुत बहुत इसमें हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे कोई जान माल की हानि नहीं होनी दी उन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि S-400 वो बिल्कुल उसी तरह का एक टारगेटेड मिशन को अंजाम देने वाला है। हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट है जिसके जरिए हम इस तरह की सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि चलिए, हमारे साथ भगवान सिंह जी भी हैं। सर, इस तरह की ऑपरेशन के बाद में एक अपेक्षित होती है कि सामने से कार्रवाई हो सकती है, आशंका और अपेक्षा दोनों ही होती है, तो ये उसका एक हिस्सा माने। और अलर्ट हमें भी रहने की आवश्यकता है। आई थिंक अलर्ट होंगे भी। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो अभी एस्केलेटर लैडर पे चढ़ ही रहा है ऊपर, आप देख ही रहे हैं। वो रिटेलिएट करेगा, हम उसका जवाब देंगे, हम जो करेंगे वो जवाब देगा। लेकिन बात जैसे चंद्रमोहन जी ने बताई,
बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजी में कितनी सुपीरियोरिटी है। और वैसे तो देखिए इजराइल का जो एंटी मिसाइल डिफेंस है वो फुल प्रूफ है। उन्होंने जो कवच लगा रखा है, अपना डोम जो लगा रखा है, लेकिन इनके बावजूद भी कुछ एक दो मिसाइल आ जाते हैं। जैसे अभी हाउथीज का उनके एयरपोर्ट पे जो मिसाइल गिरा है वो भी उनके एंटी मिसाइल डिफेंसेस को लांग के ही गिरा है। लेकिन ये इक्का दुक्का, जैसे अभी 15 आए, 15 हम वी हैव बीन सक्सेसफुल, बट समटाइम्स ये भी हो सकता है कि कुछ एक आध मिसाइल आएगा, वो तो होगा। क्योंकि लड़ाई में आप ये देखिए कि रशिया के पास जो हमको S-400 दे रहे हैं, उनके पास कितना बढ़िया एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। इसके बावजूद भी इनके ड्रोन, यूक्रेन के ड्रोन वहां पर मॉस्को के मेनलैंड पे गिरते हैं और उनका नुकसान करते हैं। तो ये तो लड़ाई में देखिए, आप हमेशा पब्लिक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सक्षम हैं हमें डिफेंड करने के लिए, और पाकिस्तान भी अपने एंटी एयर डिफेंस जो सिस्टम है उनका इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी हमारे भी फेल हो सकते हैं। तो लेकिन लड़ाई में इतना जरूर है कि हमारी जो फौजें हैं वो प्रेजेंटली जो इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास है, वो चाहे मिसाइल्स का है, चाहे एंटी मिसाइल डिफेंसेस का है, या ड्रोन्स का है, ड्रोन्स के खिलाफ जो डिफेंस है उसका है, उससे हमारे सुपीरियर है। ये सुपीरियोरिटी जो यूक्रेन में जिस हिसाब से या गाजा में, और वो देख रहे हो आप, एक तरफा लड़ाई होती है, एक तरफा नुकसान होता है, तो पाकिस्तान को इसमें काफी सफर करना पड़ेगा ऐसा लगता है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जनरल्स, क्योंकि उनके मेरे ख्याल से सिविल गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ ज्यादा है नहीं, तो पाकिस्तान जनरल्स को ये सोचना चाहिए कि आपने जो शुरू किया है वो इतना आसान नहीं है। वो जो पहले का जो हिस्ट्री देख के करते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर तो आप बैठे रहो, न्यूक्लियर इस एक दो मिसाइल कोई दागेगा तो उसपे तुम न्यूक्लियर वेपन थोड़ी तुम फायर करोगे। न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस के हो सकता है, लेकिन ये जो टिकटॉक का बैटल है ये चलता ही रहेगा। आप ये देखिए कितना लंबा चलता है। 2 न्यूक्लियर वेपन्स आज तक नहीं लड़े हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस हिसाब से चलते रहेंगे। जो as long as जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की बॉर्डर को या एलसी को पार नहीं करते, तब तक जो एस्केलेशन है वो उस डिग्री पे नहीं पहुंच पाएगा जो कि फुल फ्लेजेड वॉर, कन्वेंशनल वॉर शुरू हो जाए। लेकिन ये जो मिसाइल्स का, ड्रोन्स का और रॉकेट्स का जो फायरिंग है, और एयरक्राफ्ट या एंटी एयरक्राफ्ट का जो सिस्टम है, यही लड़ाई लड़ेगा। देखिए आप आज की जो लड़ाई है वो चाहे अजरबैजान और आर्मेनिया की देख लो, और ये जो 2 प्रेजेंट युद्ध हो रहे हैं ये देख लीजिए, और आज से 10-12 साल पहले जो अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, तो आपको मैं बताऊं 6 महीने लड़ाई चली थी। 6 महीने में केवल 6 घंटे फुट सोल्जर्स का काम था, खाली रॉकेट्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, इसी से लड़ाई हो रही, इसी से इराक की कमर तोड़ दी, इसी से इराक के सारे टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिए, और उनके जो ऑयल वेल्स थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन आखिर कब्जा करने के लिए या कोई कुछ कैप्चर करने के लिए, इसी लिए उनके ग्राउंड फोर्सेस ने एडवांस किया। अदरवाइज सारा बियॉन्ड द विजुअल रेंज लड़ाई हुई, और वही आज मॉडर्न वॉरफेयर का एक टेक्निक है। वो छोटे छोटे देश हों चाहे बड़े हों, ये सभी। आप देखिए अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर केवल ड्रोन से लड़ाई जीत गए साहब। एक भी टैंक ने, एक भी फुट सोल्जर ने एलसी उनके जो बॉर्डर है वो पार नहीं की, लेकिन इसके बाद भी हरा दिया। तो ये जो लड़ाई है इसमें आपके सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर ड्रोन, सुपीरियर मिसाइल, सुपीरियर एंटी डिफेंस सिस्टम यदि ये है, तो इंडिया को काफी कॉन्फिडेंस है कि हमारी फोर्सेस इसमें पाकिस्तान क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हमारी फोर्सेस जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें 1 to 1 है, यानी बराबर की वो मानता है, क्योंकि हम 2.5 फ्रंट पे डिप्लॉयड हैं ऑलरेडी, और वो एक फ्रंट पे डिप्लॉयड है अभी। हालांकि उनका वेस्टर्न बॉर्डर भी काफी हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये एडवांटेज था, और वो हमें इक्वलिटी के हिसाब से, दैट इज वाई जो पिछले युद्ध हुए हैं 3-4, उसमें कोई खास आगे किसी का वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ना कोई वो बढ़ सका ना हम बढ़ सका, ये बराबरी का ही एक किस्म का लड़ाई हुई।
तो यही इम्प्रेशन वो अभी लिए चल रहा है, और इसी वजह से उनके मेरे ख्याल से ये मिसकंसेप्शन है कि वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकेगा और हमको जीत सकेगा। जो पहले से ही वो पाल रहे हैं इस तरह का, तो अभी तक वो चालू रख रहे हैं, तो ये होने वाला लग नहीं रहा है। अभी उसको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फौजें हैं, हालांकि जो जो एडवांसमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, लेकिन इवन देन पाकिस्तान से तो काफी बेहतर है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज भी हम अगर देखें तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है, और लगातार जिस तरह की आज स्थितियां भी बनी है वहां पे कराची और लाहौर के अंदर कई जगह पे ब्लास्ट में है, तो ये भी इसी बात के संकेत हैं कि पाकिस्तान इंटरनली काफी घिरा हुआ। हालांकि लाहौर को लेकर के अब ये जानकारी आ रही है कि भारतीय सेना ने वहां का जो एयर सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि जो नापाक हरकत की 15 एयर स्टेशन को जो निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसी का एक तरह से जवाब है। चंद्रमौली जी का रुख मैं वापस करना चाहूंगा। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी चंद्रमौली सर, अभी हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि किरण रिजिजू ने एक बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो जारी का मतलब, जैसे मैं बिगिनिंग में भी कहा, कि अभी जो ठिकाने बचे हुए हैं उन्हें तबाह किया जाएगा और उनका जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक हिस्सा बन सकता है इसका कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो इसी ऑपरेशन के जरिए जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, ये अभी देखो, हमने कल भी बताया था कि पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है, उसको हरकत करेगा और उसने हरकत की है, और ये हरकत करता रहेगा और हम भी हरकत करते रहेंगे। आप देखो कि हमारे ड्रोन्स, जो इजरायली ड्रोन्स है, ये काफी सक्षम ड्रोन, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो ये ट्यूब पे रखे होते हैं। एक बार लॉन्च अगर हो गए तो पीछे पंखा चलता रहता है, ऊपर चढ़ जाते हैं, 5-6 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, और इनके ऊपर प्रोग्राम होता है कि रडार पे जाना है तो रडार अगर चालू है, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही तो मारेगा, रडार बंद है तो ऊपर 9 घंटे घूमता रहेगा, दिखता नहीं किसी को कि साइज की छोटी है, 3 मीटर बाय 2.5 मीटर का है, तो ये उड़ता रहेगा वहां पे। और अगर जैसे रडार उसने ऑन किया, वो सीधा वहां पे अपना करेगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, रडार को सीधा नीचे आकर के उसके एंटेना के अंदर जो ट्यूब होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर घुस के उसको तोड़ देगा। उसको फिर रिपेयर करने का काम नहीं हो सकता, फिर नया रडार ही लगाना पड़ता है। बाकी कई बार जनरेटर टूट जाता है, कोई पेट्रोल टैंक टूट जाता है, वो बात रिपेयर हो जाती है, स्टैंड बाय काम हो जाता है, उसमें घुसता है। दूसरा, अगर इसको प्रोग्राम किया जाए कि कंक्रीट, यानी कि 3 मंजिल के नीचे, एक छत टॉप की बीच की मंजिल थी, उसके नीचे भी अगर कोई वो प्रोग्राम कर रहा है, बैठा हुआ है, मीटिंग कर रहा है, तो उसके अंदर घुस के और उसको ब्लास्ट करके तोड़ सकता है। तो और अलग अलग इसके प्रोग्रामिंग, अलग अलग इसके वार्ड होते हैं। तो अभी जो हमने 15 करीब लॉन्च किए हुए, पाकिस्तान खुद बता रहा है कि 15 लॉन्च किए हुए, इससे आप डैमेज देखो। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम अगर बंद हो जाए तो अंधा हो जाता है फिर। तो एक नहीं होते, वैसे बड़ी शहर में क्या होता है कि बड़ी जगह के अंदर 2-3 होते हैं, एक छोटा होता है, पुराना वाला लगाते हैं, एक बड़ा होता है, एक लेटेस्ट होता है। इन्होंने लेटेस्ट वाले को तोड़ गिराया। इसी तरह से कई जगह गिरे हैं और कई जगह इन्होंने डैमेज किया हुआ, जो एज पर द प्लान, जो इन्होंने हमारे देश के जो प्लान होगा उसमें तोड़ा हुआ है। तो एयर डिफेंस हमारा भी सक्षम है, जिसने S-400 को तोड़ा हुआ है, ने तोड़ा है, और उनका जो सक्षम था, उन्होंने HQ-9 चाइनीज जो एयर डिफेंस सिस्टम, उसने प्रूव नहीं किया हुआ है, वो किसी तरह से कमजोर रह गया हुआ है। और हमारे ड्रोन पेनिट्रेट कर गए और सही टारगेट पे जाकर के उन्होंने इन बड़े बड़े शहरों के अंदर जाकर के ना तोड़ा हुआ है। ये है भाई साहब सेकंड फेज, आपको कल भी बता रहा था, ये चलता रहेगा। पाकिस्तान चुप होने वाला नहीं, वो उधर से फिर से कुछ न कुछ लॉन्च करेगा और हम फिर से कुछ न कुछ लॉन्च करेंगे, और अपने अपने बॉर्डर्स में रह करके, अपने अपने दायरे में रह करके एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, अपनी इमेज बनाने के लिए, और इंटरनेशनली सबको कहने के लिए, देखो भाई हमने कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ बैठे हुए, हमने तो टेररिस्ट कैंप को तोड़ा हुआ है, उनको तोड़ा हुआ है। इसलिए ना सिविल डैमेज कर रहे हैं और न या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, रडार वगैरह तोड़ करके। मुझे क्या लगता है कि रडार अगर ये टूटते हैं तो एयर सुपीरियरिटी हो जाती है, यानी कि आपकी हवाई जहाज जाने लायक हो जाती है, क्योंकि रडार कैच नहीं कर पाता तो एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाता। अगर किसी कॉरिडोर के अंदर, किसी एरिया में, जैसे 50 किलोमीटर बाई 250 किलोमीटर पे अगर 2-4 रडार तोड़ दिए, तो अपने जहाज पैकेज वो जा सकता है, फिर धनाधन तोड़ सकता है, अगर जाना पड़े तो, अगर बॉर्डर क्रॉस करनी पड़े तो इसके लिए एयर सुपीरियरिटी होती है। और लास्ट होता है एयर सुप्रीमेसी। उस सुप्रीमेसी के अंदर कोई जहाज उड़ नहीं सकता, कोई डिफेंस होता है, अपने जहाज ले जाओ, जब आओ वो कर सकता है। तो अभी हमने
एयर सुपीरियरिटी के लिए पहला कदम लिया गया, एयर डिफेंस तोड़ा हमने लाहौर का। तो इस तरह से सभी जगह का तोड़ेंगे तो रडार टूटने के बाद में पर्टिकुलर कॉरिडोर फ्री हो जाता है, उसके बाद में अपने जहाज भी जा सकते हैं। तो ये हम सेकंड फेज में चल रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल, एक बयान आया अभी चाइना का कि दोनों देश उम्मीद है कि शांति बहाली जल्दी करेंगे और किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ चीन है। अच्छा, ये सभी कहेंगे, चाइना कहेगा भाई आप दोनों मत करो, वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, यूरोप देश कह रहे हैं, तो ये ऊपर से उनको भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना। अब किसने पाकिस्तान को कुछ हथियार दिए हैं या कुछ ऐसी चीजें दी है जो वो काम में आ रही होगी लड़ाई के लिए, किसने हमें दी होगी वो काम में आ रही होगी। लेकिन ऊपर से सभी कहेंगे देखो भैया संयम रखो, आप लड़ाई मत करो, इसको एस्केलेट मत करो, अब जो हो गया। लेकिन पाकिस्तान अगर ये कहे कि मैं अपने टेरर कैंप आपके सामने इंस्पेक्शन कर लूंगा, पूरा हटा दूंगा और इन फ्यूचर मेरी जमीन के ऊपर टेरर कैंप नहीं होने दूंगा, तो हम भी इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हमेशा ये करता है और हमेशा 15-20 दिन के अंदर फिर से टेरर कैंप बना देता है। बिकॉज कैंप क्या होता है, जंगल चाहिए, ऑब्स्टिकल कोर्स चाहिए, फायरिंग रेंज चाहिए। अब धीरे धीरे बिल्डिंग बना करके रहने का, खाने का इंतजाम सब तो करता है ये, लेकिन टेररिस्ट जंगल में रहने की आदत होती है तो इमीडिएटली शुरू कर देता है। हर बार ये करता है और उसको तोड़ा जाता है और हर बार वापस शुरू कर देता है। इस बार जब मोदी जी ने कहा है कि मैं तुमको बिल्कुल खत्म कर दूंगा, तो ये उसकी फेज चल रहे हैं और इसको वो पाकिस्तान को घुटने पे आना पड़ेगा, घुटने टेकेगा, बिकॉज ज्यादातर सभी देश उसके खिलाफ हैं और हमारे फेवर में है, एटलीस्ट ऑन पेपर। टर्की एंड तुर्की और चाइना, ठीक है, तुर्की ने कुछ दिया हुआ है, चाइना कुछ दिया होगा, दे रहा होगा, उसके बेचारे वैसे भी कुछ चीज चलती नहीं। HQ-9 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो चलानी है। सो उनके जहाज है JF-17, है ना, वो उसको लेके भी दुखी हो रखा है। लेटेस्ट माना जाता है JF-17, लेकिन अभी तक इस तरह से कुछ करतूत करते दिखा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सभी देश ऊपर से गुडी बॉय बनते हैं, सबको कहते हैं देखो आप प्लीज संयम रखो, कुछ मत करना। और इंटरनली कौन किसको क्या दे रहा है ये सिर्फ अखबार में या कभी आउट होता है तभी बताया जा सकता है वैसा। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक बार वापस भगवान सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। सर, हमें अभी कुछ दिन के लिए अभी जैसे ब्लैकआउट या फिर मॉक ड्रिल्स सभी का इसका हिस्सा है और थोड़ा सा किस तरह से केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग रूमर भी फैलाते हैं कि बॉर्डर एरिया में गांव खाली करा दिए, जबकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने खारिज किया कि किसी तरह के कोई गांव खाली नहीं कराए जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। एक पैनिक होने से भी लोग बचें, ये जन टीवी की भी एक अपील है। और क्योंकि हमारे पास में वो डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान का ठीक से और अच्छे से मुकाबला कर सकता है। S-400 जिसका आपने देखा रिजल्ट किस तरह से है, ये टारगेटेड जो मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है हवा में, और एयरवेज का जो सिस्टम है उसे खत्म कर सकता है। चंद्रमौली साहब जिस तरह से भी बता रहे थे। मैं भगवान सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी क्या लगता है आपको कि ये कुछ दिन इस तरह की चीजें रहेंगी या पाकिस्तान किसी तरह का कोई सबक लेगा? क्योंकि एक बार आपने कहा था मुझे, जब ये पुलवामा अटैक हुआ था उस समय की कारगिल केवल वहां के आर्मी में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी खींच मिटाने के लिए, कि 71 की लड़ाई के बाद से आज तक पाकिस्तान वो खींच को जो खींचता आदमी, तो वो मिटाने के लिए कभी कुछ इस तरह की हरकतें करता रहता है और मालूम है कि हमें मुंह की खानी पड़ेगी। तो उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है ये भी। अब नहीं, देखिए पाकिस्तान तो एक उनका जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री सिस्टम है वो ऐसा बना हुआ है कि उसमें उनको बाई कंपल्शन आर्मी को एक्टिव रखना पड़ता है। आर्मी की वैल्यू जनता को बतानी पड़ती है और ये इसकी वजह से ये दहशतगर्दी चल रही है और इसी की वजह से ये जो टेंशन है दो देशों के बीच में। नहीं तो आप ये बताइए कौन सा ऐसा कंट्रीज हैं जो जिनके आप देखिए जर्मनी, दो जर्मन अलग अलग थे, उनमें भी एक उन्होंने तो बॉर्डर पक्का कर रखी थी, दीवार बना रखी थी, वो दीवार तोड़ दी। ऐसी कौन सी दुश्मनी? हम दोनों देशों का एक कल्चर है, एक नेशनलिटी, आज भी कहें तो दोनों की चाहे वो कुछ बोलते रहे, एक ही नेशनलिटी है, एक ही किस्म का रहना जाना, खाना पीना, कस्टम्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब कुछ भी देख लीजिए, दो देशों में इतनी दुश्मनी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि उनकी आर्मी का इंटरेस्ट है उनका सरवाइव करने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस के लिए, उनका दबदबा सरकार में रखने के लिए, तो वो दुश्मन के साथ। अब जैसे हमारी गवर्नमेंट को भी कोई एक इल्जाम लगाते हैं कि इनको अपना सरवाइव करने के लिए पाकिस्तान के साथ टेंशन रखना पड़ेगा,
तो क्योंकि डर जनता में हो तभी इकट्ठे होते हैं, तभी एक भावना बनती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये सिस्टम ही ऐसा है, उसको जब तक कमर नहीं तोड़ी जाएगी और ये जितने और बचे, अभी तो करीब 34 के करीब जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स थे जो एक्टिव हैं, उनमें से बहुत नौ को ही बर्बाद किया है, बाकी को भी धीरे धीरे बर्बाद करेंगे। या और जैसे अभी चंद्र मोहन जी ने बताया, इनका क्या सिस्टम है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, तो पाकिस्तान बहुत होशियार कंट्री है। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो जैसे मोहम्मद के कैंप को बंद किया, भावलपुर में बंद कर देंगे मान लो उनको, तो उसका नाम जैसे मोहम्मद की बजाय वो दूसरा नाम दे देंगे, उनको बैन कर देंगे। हमने बैन कर दिया साहब, और रिपोर्ट कर दिया यूएन को कि हमने जैसे मोहम्मद को बैन कर दिया, वहां कुछ नहीं, उसमें कुछ का और नाम ले देंगे, TRF ले दो, कुछ भी ले दो, तो ऐसे नाम लेके फिर उसको बैन कर देंगे थोड़े साल बाद में। तो ये जो उनकी जो सिस्टम है, अभी जो डिस्ट्रॉय किए हमारे कुछ एक जो इनके ट्रेनिंग कैंप थे, उसमें 4 बार बैन किए हुए हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा मेरे को लगता है, जब तक पूरी तरह से उनके ये कैंप बर्बाद नहीं हो जाए, आर्मी को एक बार डिसाइसिव डिफीट ना मिल जाए, वो ऐसे मानने वाला लगता नहीं है मुझे कंट्री। चले, मैं माफी चाहूंगा सर, समय हो गया है। और अभी तक जो लेटेस्ट पोजीशन थी और S-400 की क्या महत्व है, क्यों कैसे काम करता है, क्यों इसी को अपनाया गया, ये तमाम चीजें चंद्रमौली जी ने बताया, क्योंकि एयरफोर्स से जुड़े हुए रहे हैं और भगवान सिंह जी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये दोनों का एक एक्सपीरियंस है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओके।